नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुर्खी बनी है कि जो एक्सपोर्ट बैन रहा है और नॉन बासमती वाइट राइस इट हैज़ बीन लिफ्टेड। सीधा सा अगर हम बात करें तो जो गैर बासमती सफ़ेद चावल है उनके निर्यात पर बोल सकते हैं प्रतिबंध जो था वो हटा दिया है। तो ये हाल ही में सुर्खी बनी है। क्या इसके मायने हैं और इसके अलावा क्या प्रोविजंस इसके तहत दिए गए हैं, भारत का राइस प्रोडक्शन में क्या स्टैंड है, सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ रिलेवेंट विद जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस गवर्नेंस इन जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सुर्खी बनी है वो ये कि हाल ही में भारत या केंद्र सरकार ने, केंद्र मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि जो भी गैर बासमती सफ़ेद चावल मतलब नॉन बासमती वाइट राइस जो है उनके निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। पर यहाँ पर एक न्यूनतम निर्यात मूल्य रखा गया है, मतलब जो पहले प्रतिबंध था, बिल्कुल बैन था एक्सपोर्ट, वो हटा दिया है वाइट राइस का। पर यहाँ पर एक न्यूनतम क्या रखी है, निर्यात मूल्य रखी है $490 पर टन पे $490 की यहाँ पर एक न्यूनतम मूल्य रखा गया है। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बासमती, नॉन बासमती, आप देख सकते हैं नॉन बासमती राइस में आपको छोटे जो टुकड़े वाले ब्रोकन राइस होते हैं, राइट, जो राइस हस्क होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग शेप्स और साइजेस में आपको नॉन बासमती राइस दिखता है। तो नॉन बासमती वाइट राइस पे यहाँ पर निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही में एक दिन पहले सरकार ने 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी नॉन बासमती वाइट राइस पे वो बिल्कुल खत्म कर दी है। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं नॉन बासमती राइस के, जैसे कि राइस इन द हस्क मतलब पैडी, या फिर बोल सकते हैं जो छिलके के साथ जो राइस आता है, ब्राउन राइस जो होता है, साथ ही में पार बॉइल्ड मतलब पार्शली बॉइल्ड राइस जो होता है, राइट, तो इन पर भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 20 से 10% कर दी है। अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, एक तरह का वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है उन सामानों पे जो कि देश से बाहर जा रहे हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स वेयर गवर्नमेंट बेसिकली levies on goods which are going out of the country or shipped out of a कंट्री। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर क्या कर दी है, बिल्कुल खत्म कर दी है। किसके लिए, नॉन बासमती वाइट राइस के लिए। और अलग अलग जो नॉन बासमती की कैटेगरीज वाली राइस है उनके लिए 10% यहाँ पर रख दी है, मतलब बिल्कुल आधी कर दी है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ अब एक मुख्य बात आती है कि बासमती और नॉन बासमती में फ़र्क क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनमें फ़र्क होता है, न्यूट्रिशनल भी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। साथ ही में अगर हम इनके स्ट्रक्चर और शेप को देखते हैं तो जो बासमती राइस है वो काफ़ी लंबा और बोल सकते हैं खुला खुला सा आपका चावल होता है, चिपकता नहीं है। वहीं पे अगर नॉन बासमती की बात करें तो नॉन बासमती चिपकता है, राइट। अगर हम इसे बनाते हैं, बासमती राइस को आप यहाँ पर बिरयानी के लिए और बोल सकते हैं स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उनके लिए आप बासमती चावल का यूज़ करते हैं। नॉन बासमती आप खीर बनाते हैं तो आप नॉन बासमती यूज़ करें, क्योंकि जो टूटे हुए जो चावल के टुकड़े हैं या फिर हस्क के साथ जो चावल आ रहा है तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर, उनकी फ्रेग्रेंस, उनका एरोमा, राइट। तो ये कुछ फ़र्क है बासमती नॉन बासमती के अंदर। प्राइजेस में भी यहाँ पर फ़र्क देखा जाता है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, अगर गवर्नमेंट ने निर्यात से प्रतिबंध को हटाया है तो क्या ऐसा पहले था कि पहले प्रतिबंध लगा रखा था, पहले पूरी तरीके से बैन था एक्सपोर्ट? तो बिल्कुल सही बात है। इस प्रतिबंध को हटाने के कई कारण रहे हैं। सबसे पहला कि इस बार जो सोविंग हुई है, मतलब इस पौधे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। अगर आप देखेंगे तो जो राइस है आपकी, राइस इज अ खरीफ क्रॉप, मेनली ये खरीफ सीजन में उगती है। बाकी अगर हम देखें तो ये रबी, खरीफ, ज़ैद सभी सीजन्स में ऑल सीजन टाइप क्रॉप है। बट मुख्य तौर से क्योंकि इसको पानी की मात्रा अच्छी चाहिए होती है तो ये खरीफ क्रॉप है, मॉनसून क्रॉप है। तो अगर हम बात करें हायर सोविंग की तो 430.5 लाख हेक्टेयर इस बार चावल की खेती के अंदर था हमारे भारत का, जो कि पिछले वर्ष से 2.2% ज़्यादा है और सामान्य एरिया से 3% ज़्यादा इस बार एरिया में सोविंग हुई है।
और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है मुख्य तौर पर जहां पर आपकी चावल की खेती एक मेजर प्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर हुई है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है कि टोटल जो राइस प्रोडक्शन किया गया, चावल का जो उत्पादन हुआ है खरीफ, रबी और समर सीजन के अंदर, वो 137.8 मिलियन टन पहुंच गया है 23-24 के अंदर, जो कि पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5% ज्यादा है। तीसरा अगर हम बात करें तो इस बार मॉनसून का प्रभाव काफी अच्छा पड़ा, काफी अच्छी बारिश हुई, इसलिए हम इतनी अच्छी यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन कर पाए। उसको बैन अगर हम बात करें तो बैन इसलिए किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल जो प्रभाव था मॉनसून का, या फिर बोल सकते हैं जो वेदर इंडिकेशंस थे, उससे हमें लग रहा था कि हम इतनी क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमने स्टॉक करके रखा हमारे देशवासियों के लिए, तो एक्सपोर्ट को इसीलिए हमने बैन किया। अब अगर हम बात करें तीसरा कि इसकी वजह से जो होल सेल की प्राइजें हैं, जो आप थोक में बोल सकते हैं, कलेक्टिवली एक लार्ज अमाउंट में जो आप चावल लेते हैं, उसमें यहाँ डिक्लाइन देखा गया है, पर रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम देखें राइट, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले वीक 3,597 थी, फिर एक महीने पहले 3,502 थी, तो ये भी कम होती जा रही है। सीधा अगर हम बात करें सरप्लस, हमारे पास काफ़ी अच्छा भंडार है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे पास सितंबर 1 तक की बात करें तो हमारे पास 323 लाख टन का राइस स्टॉक पड़ा है। और इसके अलावा जो अनमिल्ड पैडी है, मतलब अनमिल्ड पैडी है, दैट इज अराउंड 423 लाख टन, जो कि बफर स्टॉक में जो नॉर्म्स और रूल्स दे रखे हैं कि इतना स्टॉक तो हमारे पास होना ही चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस बार राइस का प्रोडक्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास स्टॉक में भी है और हम इसे अब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इनसे, इस मूव से, इस मेजर से किन किन लोगों को असर पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको यहाँ पर बोला है कि आप आइए चावल खरीदिए, और जो भी आपकी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं राइट, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या सरकारें, राज्य सरकारें अपने द्वारा जो भी सब्सिडाइज्ड पर फूड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, तो अपनी अपनी वेलफेयर स्कीम्स पे आप यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप जानते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो इथेनॉल मेकिंग है, उसमें राइस हस्क कितना यहाँ पर यूज किया जाता है राइट, तो डिस्टिलरीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है आपका राइस हस्क इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो इससे किसको फर्क पड़ेगा, अगर हम मेजरली देखें तो इट विल हेल्प ट्रेडर्स। देखिए अगर हम बात करें तो वन who basically grows the crop is a farmer, बट क्या होता है कि जो बिचौली होते हैं, ट्रेडर, व्यापारी जो निर्यात आयात का काम करते हैं, कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर जो बोल सकते हैं हाई अमाउंट है या ऐसी चीज़ों को जो फ़ायदा मिलता है वो इन्हीं ट्रेडर्स को मिल जाता है, क्योंकि मिडल मैन की तरह ये कार्य करते हैं और जो प्राइस वैल्यू एक फार्मर को पे करनी होती है वो ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी ट्रेडर्स पहले 20% ड्यूटी, मतलब 20% जो ड्यूटी टैक्स जो गवर्नमेंट को देके वो एक्सपोर्ट करते थे, अब उन्हें वो नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स बोल सकते हैं उन्हें मुनाफा हो सकता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं दूसरी क्रॉप्स को लेके और दूसरे प्रोडक्ट्स को लेके, वो भी यहाँ बढ़ेंगे। इट मे बेनिफिट फार्मर्स, मतलब कहीं ना कहीं अगर इंटरमीडिएट सही निकलते हैं, ट्रेडर्स उनको सही दाम देते हैं फार्मर्स को, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, नॉन बासमती जो वेराइटी है उन पे फार्मर्स को भी इजाफा होगा। पर मुख्य तौर पर यहाँ पर ट्रेडर्स ही हैं जो इनका यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो आपके चावल है उनका निर्यात करेंगे। अब अगर हम बात करें तो नॉन बासमती में जो प्रीमियम वैरायटी के चावल है उसमें आता है एक सोना मसूरी। ये सोना मसूरी आपको नाम ध्यान रखना है, सीम समथिंग लाइक दिस, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में राइट। ये मेजरली आपको दिखेगा सदर्न स्टेट्स के अंदर लाइक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जो कि बैन से काफ़ी हिट था। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब बैन लगा तो मेजरली इसके निर्यात पे काफ़ी यहाँ पर असर पड़ा था। तो सोना मसूरी यहाँ पर प्रीमियम वैरायटी वाला ये नॉन बासमती चावल है राइट।
तो ये जो भी फार्मर्स इसे ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी यहाँ पर फर्क दिखेगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो रिटेल जो प्राइसेस है, जो हमारे घरेलू जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए रिटेल प्राइसेस सेम ही रहने वाली है, इनफैक्ट ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि हम बहुत सारा चावल अब निर्यात भी करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि अगर इतने टाइम से ये प्रतिबंध लगा था, बैन लगा था, तो क्या कभी किसी कंडीशन में कोई चावल निर्यात हुआ है, मतलब यही नॉन बासमती जो वाइट राइस है? तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सेंटर केंद्र ने कुछ कुछ एक्सेप्शंस में इसे अलाउ कर रखा था। अगर आप केंद्र से परमिशन लेते हैं और सही में अगर किसी देश को जो फूड इनसिक्योर कंट्री है, राइट, तो उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सरकारों की रिक्वेस्ट पे, सरकारों के बोलने पे यहाँ पर क्या किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था, बट बहुत ही एक्सेप्शनल बोल सकते हैं केसेस के अंदर। और ये जो चावल था जो बैन के टाइम पर एक्सपोर्ट किया गया था, इसे रेगुलेट और मॉनिटर कर रही थी हमारी एक बॉडी जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, एब्रिविएशन है NCEL। ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द एक्सपोर्ट्स बाय द एंटायर कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ द कंट्री। जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं हमारे, सहकारी जो बोल सकते हैं विभाग हैं, राइट, सहकारी जो सेक्टर्स है बोल सकते हैं, उनका जो भी एक्सपोर्ट होता है उसे मॉनिटर करते हैं। और इन्हीं के रेगुलेशन के तहत यहाँ पर UAE, भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ गिनिया, मलेशिया, फिलीपींस, सीशेल्स, इन सारे देशों में क्या किया गया था, यहाँ पर निर्यात किया गया था, राइट। ये बॉडी लास्ट ईयर ही बनी है, मतलब 25 जनवरी 2023 को ही आपकी ये बॉडी बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रेगुलेट्स द एक्सपोर्ट्स फॉर द एंटायर कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि भारत का एज एन एक्सपोर्टर, निर्यातक के तौर पर देखें, एज अ राइस एक्सपोर्टर, तो भारत कहाँ स्टैंड करता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि निर्यात में तो हम सबसे आगे, बिगेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट में तो पहले नंबर पे हैं, और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में हम कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब चाइना प्रोडक्शन में हमसे आगे है, पर एक्सपोर्ट वो हमसे ज़्यादा नहीं करता है। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे आप देख सकते हैं चावल कंज्यूम करती हैं, राइट। तो उनके डोमेस्टिक नीड्स के लिए वो चावल रखते हैं, बल्कि प्रोडक्शन में चाइना हमसे आगे है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो भारत अगर चाइना अगर मिलके यहाँ पर वर्ल्ड की राइस प्रोडक्शन अगर हम देखते हैं, एक्सपोर्ट देखते हैं, तो विश्व के आधे से ज़्यादा जो बोल सकते हैं चावल का उत्पादन है वो भारत और चाइना मिलके ही कर रहे हैं। बट चाइना बोल सकते हैं सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है चावल का। तीसरी बात, अगर हम बात करते हैं USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से भारत विश्व का कुल 33% चावल निर्यातक यहाँ पर करता है। 33%, 33% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स टोटल राइस एक्सपोर्ट्स आर डन बाय इंडिया। और बैन से पहले जब नॉन बासमती वाइट राइस पे प्रतिबंध लगा था एक्सपोर्ट पे, उससे पहले 40% जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स थे वो भारत कर रहा था। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। वी आर फूड सिक्योर नेशन और हम दूसरे देशों को भी फूड सिक्योर बना रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के कॉम्पिटिटर्स कौन है? भारत, चाइना है ऑफ कोर्स, बट दो एशियन कंट्री थाईलैंड और वियतनाम भी अगर हम देखें तो ये मेन कॉम्पिटिटर्स हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि दो देश ऐसे हैं जो दोनों मिलके, जितना भारत उत्पादन करता है अकेला देश, उतना ये दोनों देश मिलके कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा पाकिस्तान, कंबोडिया, USA, ये भी कुछ राइस एक्सपोर्टर्स यहाँ पर देखे गए हैं। अब सवाल कभी ये भी आता है कि निर्यातक तो हमें कहीं ना कहीं पता है, बट इम्पोर्टर्स जो आयात करते हैं चावल को, वो कौन कौन से देश हैं? तो उनमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, EU, नाइजीरिया, इराक, सऊदी अरब और मलेशिया। कुछ ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सबसे कुछ बड़े राइस इम्पोर्टर्स हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट जो निर्यात है वो किस तरह हम कैटेगराइज करते हैं? दो भागों में, बासमती राइस भी निर्यात करते हैं और नॉन बासमती। और नॉन बासमती कैटेगरी में हमारी 6 तरह की अलग अलग सब कैटेगरीज आती है।
जैसे कि हस्क ऑफ सीड क्वालिटी, हस्क में मतलब जो छिलका होता है चावल का, उसमें जो चावल है, जो ब्राउन राइस है, जो पार्शली बॉइल्ड राइस है, जो नॉन बासमती वाइट राइस है, और जो टूटा हुआ चावल ब्रोकन राइस है, तो ये सब भी आपके निर्यात होते हैं अंडर नॉन बासमती राइस। तो बासमती पूरे अपने भारत का जो 1/3 निर्यात है उसका हिस्सा रखता है, और 2023-24 में बासमती का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो 52 लाख टन हुआ था भारत के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज रहे हैं जो भारत, यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोडक्शन कर रहा है, और निर्यात में भी हम यहाँ पर सबसे आगे हैं। अब आखिर में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दैट इज, बासमती राइस इज प्रोटेक्टेड अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है, इससे हम क्या समझते हैं कि ये इसे कहीं पे भी उगाया जा सकता है, कि इसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है, या फिर इसका जो उत्पत्ति है वो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र से हुई है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या फिर ये ऐसा राइस है सिर्फ वही मतलब ये एक वो राइस हो गया, वो चावल है जो सिर्फ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस पूरे सेशन को, कंटेंट को रीड करने के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट apnipathshala.com। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इट वाज जस्ट अ ब्रीफ, मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी ब्रीफ में किस तरह से नॉन बासमती वाइट राइस पर प्रतिबंध लगा था, उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं, क्या क्या प्रोविजंस अब दिए गए हैं, राइट, और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं या कारण हैं जिनसे अब वापस से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। लेट मी नो इफ यू हैव लाइक द सेशन और नॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।